सुहाग की सेज पर बैठी मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो कमरे में आया तो अकेला नहीं था। उसका दोस्त भी उसके साथ था। कहने लगा, मुझे सुहाग रात मनाने से ज्यादा देखने में मजा आता है, इसलिए तुम मेरे दोस्त के साथ रिश्ता बनाओगी और मैं तुम्हें देखकर एंजॉय करूंगा। मैं तो उसकी सोच पर हैरान रह गई थी। अगले ही पल मेरी चीख निकल गई जब उसका दोस्त मेरे करीब आया और मेरा नाम कविता है। हर लड़की की तरह शादी को लेकर मेरे भी बड़े अरमान थे। जवान होते ही जज्बात दिल में खुद ब खुद जन्म लेने लगे थे और मेरा दिल भी किसी मर्द के साथ के एहसास की ख्वाहिशमंद हो गया था। मेरी ख्वाहिश थी कि कोई हो जो मुझे अपने सीने से लगाकर कहे कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। और फिर माँ बाप ने न सिर्फ मेरा रिश्ता तय कर दिया था, बल्कि जल्दबाजी में शादी की तारीख भी रख दी। मिलने जुलने की तो हमें कोई बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, मगर मेरे होने वाले पति ने चालाकी से रास्ता निकाल लिया था। वो मुझे हर रात फ़ोन करता और मीठी मीठी बातों में इस तरह उलझा देता कि मैं शर्म से गुलाबी पड़ जाती। उसकी बातों में मोहब्बत की ऐसी चाशनी खुली होती कि मुझे लगता जैसे मैं किसी फिल्मी कहानी की हीरोइन बन गई हूँ। कभी वो कहता, कविता, तुम्हारी हंसी में जादू है, तुम्हें सुनकर तो मेरी रूह भी मुस्कुराने लगती है। कभी कहता, तुम्हारी आंखें तो ऐसी हैं कि उनमें डूब जाने को दिल करता है। उसकी तारीफें मेरे दिल में ऐसी जगह बना रही थी कि मैं बेइख्तियार उस पर यकीन करने लगी थी। एक रात तो उसने अचानक धीमी आवाज में कहा, कविता, एक बात कहूँ? बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने झिझकते हुए कहा, नहीं, कहो। वो हंसकर बोला, सुहागरात के लिए तुम कोई खास नाइटी जरूर खरीदना। मैं चाहता हूँ तुम्हें उस रात दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन की तरह देखूं। उसकी ये बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज़ बदल गई। उसमें एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। वो बोला, कविता, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बस एक बार अपनी कोई तस्वीर मुझे भेज दो। ऐसी तस्वीर जिसमें तुम बिना लिबास के हो। मैं तुम्हें बेपर्दा देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे वजूद में कांटे से निकल आए थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं कांपती आवाज में कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस तरह की तस्वीर कभी नहीं भेज सकती। लेकिन वो जिद पर उतर आया। बोला, कविता, बस एक बार सिर्फ मेरे लिए, मैं किसी और को नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मुझसे भी अगर तुम पर्दे में रहोगी तो फिर किस में खुलोगी? मैं हैरान रह गई थी। मैंने गुस्से और डर के मिले जुले लहजे में कहा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या मेरी तस्वीर से? अगर मोहब्बत है तो ये सब मांगना बंद करो। लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो मीठे लफ्ज़ों में मुझसे मनाने की कोशिश करता रहा। कहता, कविता, तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम पर कितना फिदा हूँ। तुम्हारा हुस्न तो मैं सोच कर ही पागल हो जाता हूँ। अगर एक बार देख लूँ तो शायद मेरी तड़प कम हो जाएगी। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सचमुच मुझे चाहता है या बस मेरे वजूद का भूखा है। कहने लगा, बस एक बार अपनी तस्वीर दिखा दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बेपर्दा होकर कैसी लगती हो। तुम्हारे हुस्न का तो मैं पहले ही दीवाना हूँ। उसकी बातों पर मैं पहले तो शर्मा गई थी और फिर जाने कैसे दिल ने धोखा दिया और मैंने हिम्मत करके एक छोटा सा लिबास पहनकर अपनी कुछ तस्वीरें खींचकर उसे भेज दी। तस्वीरें भेजते ही मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। हथेलियां पसीने से भीग गई थीं, लेकिन उसके जवाब ने मुझे और भी हिला दिया था। उसने मेरी तस्वीर देखते ही कहा, तुम तो मेरी सोचों से भी कहीं ज़्यादा हसीन हो। तुम्हें देखकर तो मेरी सांसें अटक गई हैं। फिर उसने कहा, हमारी सुहागरात सचमुच बहुत यादगार होगी। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ तन्हाई में वक्त गुजारना, तुम्हें अपने आगोश में लेना और तुम्हें बिस्तर पर काबू करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुख होगा। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया था और मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। लेकिन वो हंसकर बोला, अरे अब शर्माने के दिन खत्म होने वाले हैं। देख लेना, शादी की रात मैं तुम्हें इस तरह पागल कर दूंगा कि तुम खुद कहोगी, बस अब रुक जाओ, तुम्हारी चीखें निकलवा दूंगा। तुम्हारी सारी शर्म हया खुद ब खुद एक तरफ हो जाएगी। ये सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डर और झिझक से भर गई थी। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था।
मैंने जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। सारी शर्म हया उड़ जाएगी, उसके ये शब्द मेरे भीतर बार-बार गूंज रहे थे। मैं पसीने से तरबतर हो गई थी और खुद ब खुद सुहागरात के बारे में सोचने लगी थी। मेरे वजूद में एक अजनबी सिहरन दौड़ गई थी। ये सच था कि वो सिर्फ मेरी मोहब्बत का दावा नहीं करता था, बल्कि उस रात मुझे पूरी तरह अपने काबू करने का भी दावा करता था। लगभग हर रात ही वो मुझे कोई न कोई तस्वीर मांग लेता। कभी कहता आज तुम्हें लाल रंग में देखना चाहता हूँ, तो कभी कहता इस बार बाल खोले रखकर फोटो भेजो, मैं पागल हो जाऊंगा। धीरे धीरे बातें तस्वीरों से आगे बढ़ गई और हर बार वो कुछ ऐसा कहता कि मेरे दिल में शर्म हया के पर्दे खुद ब खुद गिरते चले गए थे। मैं कभी मना करती, कभी झिझकती, मगर उसके मीठे और दिलकश बातों ने मुझे ऐसे कैद कर लिया था कि मैं उसकी हर बात मान लेती। इसी तरह उसकी मीठी जिदों और मेरी नादान मोहब्बत के बीच शादी का दिन भी आ पहुंचा। शादी की रस्में पूरी हो गईं और आखिरकार मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। घर पहुंचते ही मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाया। वो बहुत सख्त मिजाज औरत दिखती थी, लेकिन उस पल उनकी आवाज़ में अजीब सी नरमी थी। उन्होंने कहा, बेटी, मेरा बेटा मेरा सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो उसे खुश रखना, तेरी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। इतना कहकर वो उठी और बोली, मैं तो अब दवाइयाँ लेकर सोने जा रही हूँ। मेरा बेटा थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास आ जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल और भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उनके जाने के बाद मैंने कमरे का अच्छे से जायजा लिया। ये कमरा फूलों से इस तरह सजाया गया था मानो किसी फिल्मी दुल्हन का सपना हो। दीवारों से लेकर पर्दों तक हर जगह खुशबू का आलम था। लाल रंग की चादर पर फूलों के ढेर मुझे बार बार उन बातों को याद दिला रहे थे जो वो मुझे फ़ोन पर करता था। मेरे कानों में फिर से वही आवाज़ें गूंजने लगीं, सुहागरात की रात मैं तुम्हें अपने आगोश में लेकर पागल कर दूंगा। तुम खुद कहोगी कि अब बस कर दो। उसके ये शब्द मेरे वजूद में हलचल पैदा कर रहे थे। फूलों की महक और ठंडी रात ने मेरे जज्बातों को और भड़का दिया था। मैं सेज पर बैठी हर पल उसकी आहट सुनने को बेताब थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर छलक जाएगा, लेकिन न जाने क्यों वो अभी तक नहीं आया था। इंतजार ने बेचैन कर दिया था। मैंने जानबूझकर अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया। अपने रूप को और निखारने के लिए ब्लाउज को थोड़ा छोटा सिलवाया था और गले को भी गहरा रखवाया था, ताकि पहली रात मेरे हुस्न का जादू उस पर ऐसा चले कि वो मेरी बाहों से कभी आज़ाद ना हो पाए। मैंने शीशे में खुद को देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। होठों पर हल्की लाली थी, आंखों में काजल की गहराई और गालों पर शर्म की लाली। मैंने खुद से फुसफुसा कर कहा, कविता, आज की रात तेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात होगी। आज तू अपने पति की दिल पर हमेशा के लिए छा जाएगी। वैसे भी मैं कई बार अपनी तस्वीरें उसे भेज चुकी थी, इसलिए अब ये सब करते हुए मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि इस वक्त मैं खुद चाह रही थी कि वो दरवाज़ा खोले और मुझे उसी तरह अपनी आगोश में भर ले जैसे वो हर रात कहा करता था। मेरी नज़रें बार बार दरवाजे पर टिक जाती और मैं उंगलियों पर हर पल गिनती जा रही थी। वैसे तो मेरा पति मेरे माँ बाप की पसंद का था, लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा उसकी तस्वीर देखी थी तो वो मुझे उसी वक्त दिल को छू गया था। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और मर्दानगी थी, जिसे देखते ही मेरे दिल ने कहा था, कविता, यही तेरा हमसफ़र है। हमारे ख़ानदान में लड़का लड़की को शादी से पहले मिलने का कोई रिवाज नहीं था, इसलिए मेरी मुलाकात कभी उससे नहीं हुई थी। हाँ, उसकी तस्वीर मैंने अपने दिल के कोने में संभाल कर रखी थी और हर बार उसे देखकर मेरे होठों पर एक अजनबी सी मुस्कान फैल जाती थी। धीरे धीरे फ़ोन पर हमारी रोज़ाना बात शुरू हो गई थी। वो मुझे दिन रात मैसेज करता, कभी कहता तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही मेरा दिन बन जाता है, तो कभी कहता, कविता, तुम मेरी आंखों में बसी हो, तुम्हारे बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। इन बातों ने मुझे इस कदर अपने जाल में जकड़ लिया था कि मैं उसकी दीवानी हो गई थी। हम तस्वीरें भी शेयर करते थे। वो मेरी हर तस्वीर पर पागलों की तरह तारीफ करता। कभी लिखता, तुम्हारे होठ तो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हैं। कभी कहता, काश अभी तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और तुम्हें कहीं जाने ना दूं। इन बातों ने मेरे दिल में उसके लिए तड़प और भी बढ़ा दी थी। फेरे के वक्त जब सरसरी तौर पर मुझे उसका चेहरा नजर आया था, तो दिल ने जैसे और भी जोर से धड़कना शुरू कर दिया था। उससे एक झलक ने मेरे अरमानों में जैसे आग लगा दी थी।
अब मुझे सिर्फ उसी का इंतजार था। मेरी सहेलियों ने मुझे सुहागरात के बारे में जो कुछ बताया था, इन बातों को सोचकर ही मेरे गाल लाल हो जाते थे और दिल धक धक करने लगता था। शादी की रात को लेकर मेरे जज्बात पहले से कहीं ज़्यादा भड़क उठे थे। जवानी भी अपने उरूज पर थी, दिल में हजार अरमान पड़ रहे थे। मैंने अपने आप से फुसफुसा कर कहा, कविता, ये तेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। आज तुझे अपना वो शख्स मिलने वाला है जो तेरी मोहब्बत के कसीदे पढ़ता है, जो तुझसे कहता है कि तू उसके लिए सबसे हसीन और सबसे कीमती लड़की है। उस पल तुझे सचमुच लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। अब वो सिर्फ मेरा होने वाला पति नहीं था, बल्कि वो शख्स था जिसके आगोश में आने के लिए मेरा दिल हर पल बेचैन हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद जब कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला तो मेरा दिल धड़कते धड़कते जैसे रुक ही गया था। मैं तुरंत संभल कर बैठ गई, बालों को ठीक किया, साड़ी का पल्लू संभाला और होठों पर हल्की मुस्कान सजाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई थीं। मेरे पति के साथ एक और लड़का भी कमरे में दाखिल हुआ था और दोनों के अंदर आते ही दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी गई थी। उस वक्त मेरी हैरानी और डर की इंतहा न रही। मैं बुरी तरह से घबरा गई और एक झटके से अपने हुलिये पर नजर डाली। मेरा गहरा गला वाला ब्लाउज, खुले बाल और दुपट्टा एक तरफ पड़ा था। मेरे वजूद की नुमाइशें साफ दिख रही थीं और मैं शर्म से कांप गई और जल्दी से ये दुपट्टा उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लाए हो? मगर मेरा पति मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा सबसे करीबी दोस्त विकास है। इससे शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूँ समझ लो कि ये हमारे रिश्ते का हिस्सा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैं हैरत और गुस्से से बुदबुदाई, क्या पागलपन है ये? हमारा रिश्ता तो दो लोगों के बीच है, इसमें किसी तीसरे की जगह कहाँ से आ गई? और शादी की रात तुम किसी और को कमरे में लेकर क्यों आए हो? मेरा पति मेरी आंखों में घूरते हुए बोला, कविता, तुम्हें समझना होगा कि मेरा और विकास का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, ये मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। मैं चाहता हूँ कि मेरी खुशियों का हर लम्हा मेरे दोस्त के साथ भी जुड़ा रहे और तुम तो मेरी बीवी हो। अब तुम सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे राजो और मेरी दुनिया का हिस्सा भी हो। इसलिए विकास को यहाँ लाया हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने रोते हुए कहा, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? शादी की रात जब एक दुल्हन अपने पति का इंतजार करती है, तुम किसी और मर्द को कमरे में ले आए हो। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब गुनाह है। लेकिन वो बेपरवाह होकर मुस्कुराया और विकास की ओर देखकर बोला, देखा यार कितना नखरे करती है, अभी ये मान जाएगी। इसे समझना पड़ेगा कि असली मोहब्बत कैसी होती है। मैंने घबरा कर जोर से कहा, नहीं, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये ड्रामा बंद करो और उसे बाहर भेजो। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक ना सुनी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था और उसके दोस्त के चेहरे पर भी खतरनाक मुस्कान फैल चुकी थी। उस पल मुझे एहसास हो गया था कि आज की रात वैसी नहीं होने वाली थी जैसी मैं सोच कर बैठी थी। मैंने एक नज़र अपने पति के दोस्त विकास पर डाली, जिसकी निगाहें बेशर्मी से मेरे वजूद का जायजा ले रही थीं। उसकी आंखों में ऐसी भूख थी कि मेरा कलेजा कांप उठा। मेरे वजूद पर रोंगटे खड़े हो गए और मैं अजीब सी घबराहट में मुझे घेर लिया था। मैंने कुछ न कहा, बस सर झुका लिया ताकि मेरी नज़रें उससे न टकराएं। तभी मेरा पति सामने रखी रॉकिंग चेयर पर वो बड़े इत्मीनान से बैठ गया और धीरे धीरे झूलते हुए बेहयाई से मुस्कुराकर बोला, वैसे तो तुम बेहद हसीन हो, लेकिन आज तुम्हारे साथ सुहागरात मैं नहीं मनाऊंगा बल्कि मेरा दोस्त मनाएगा। विकास और तुम्हें एक साथ देखकर बड़ा मजा आएगा। उसकी ये बात सुनकर मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं। मैं हैरान होकर अपने पति की ओर देखने लगी, मगर वो पूरी ठंडक और सुकून से झूर रहा था जैसे कोई तमाशा देखने आया हो। उसी वक्त विकास बेशर्मी से बिस्तर पर मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी आहट से मेरा पूरा वजूद कांप उठा था। मैं तुरंत पीछे हटी और कांपती आवाज़ में अपने पति से बोली, ये सब क्या है? मैं आपके दोस्त के साथ सुहागरात क्यों मनाऊंगी? आप मेरे पति हैं, मेरी शादी आपसे हुई है, मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, 7 जन्मों का वादा किया है, तो फिर आप इस अजनबी को कमरे में क्यों लाए हैं?
आपको जरा भी शर्म नहीं आई? क्या शादी का मतलब आपके लिए यही है? मैंने सारी हिम्मत जुटाकर जो कुछ मेरे दिल में आया था कह दिया, लेकिन मेरा वजूद पसीने से तरबतर था और दिल डर से धड़क धड़क कर गवाही दे रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पति की बातें और उसका बर्ताव मेरे सिर पर आसमान की तरह गिर चुका था। अगर वो मजाक भी कर रहा था तो ये मजाक मेरी सहन शक्ति से बाहर था। शादी की रात कौन सा पति अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के हवाले करने का सोच सकता है? मैं सिसकते हुए चिल्लाई, ये गुनाह है, ये नफरत है। आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैं आपकी अमानत हूँ, आपका वजूद हूँ, और आप मुझे किसी और के हवाले करने की बात कर रहे हैं। ऐसी नीच मजाक कोई मर्द अपनी बीवी के साथ कैसे कर सकता है? मेरी चीख पुकार सुनकर भी मेरा पति मुस्कुराता रहा, फिर उठकर मेरे करीब आया, मुझे पकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम जितना गुस्सा करोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। मुझे खुद सुहागरात मनाने का कोई शौक नहीं है, हाँ देखने का बड़ा शौक है। मैंने अपने बहुत से दोस्तों की सुहागरात देखी है और आज मैं अपनी ही बीवी की सुहागरात देखना चाहता हूँ। जब तुम मेरे सामने मेरे दोस्त की बाहों में होगी, जब तुम्हारी आवाज़ें और आहें इस कमरे में गूंजेगी, तब मुझे करार मिलेगा। बस वही मेरा सुख है, समझी? मैंने आंखों से आंसू भरकर कांपते हुए कहा, आपको इन इंसानियत का जरा भी खौफ नहीं है क्या? पति का यही फर्ज है। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो मुझे अपनी जिंदगी में क्यों लाए? आपको मेरी इज्जत से खेलने का हक किसने दिया? मगर वो ठहाका लगाकर हंसा और विकास की ओर इशारा करते हुए बेहयाई से बोला, चलो यार विकास, अब देर मत करो, इसे अपना बना लो। वैसे भी पिछले 2 महीने से ये तुमसे ही बात करती आ रही है, तस्वीरें भेजती रही है, तो फिर अब शर्माने की क्या ज़रूरत है? देखना, एक बार तेरी बाहों में आएगी तो खुद इस खेल का ही दीवानी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। मेरा वजूद कांप रहा था, मेरी रूह डर और गुस्से से चीख रही थी, लेकिन कमरे में दोनों की निगाहों में जो झलक रहा था उसने साफ कर दिया था कि आज की रात मेरे लिए मौत से भी ज़्यादा डरावनी साबित होने वाली है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों से सारी ताकत छीन ली हो। मेरा पूरा वजूद पत्थर का हो गया था और मैं अपनी जगह सख्ते में खड़ी रह गई थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। 2 महीने से जिस शख्स को मैं मीर समझकर अपनी बातें बता रही थी, अपने राज खोल रही थी, कभी अपनी तस्वीरें भेज रही थी, वो दरअसल मीर नहीं बल्कि उसका दोस्त विकास था। और इस सच्चाई का एहसास मुझे बिजली की तरह लगा था। मेरे होश उड़ चुके थे, मेरे वजूद पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। मैंने कांपते शब्दों में अपने पति की तरफ देखा और चीखते हुए कहा, ये सब क्या है? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आपने क्यों मेरे जज्बात के साथ खेला? क्यों मुझे अपने दोस्त के सामने बेपर्दा किया? क्या यही आपकी मोहब्बत थी? क्या यही आपकी मर्दानगी थी? मेरी आवाज़ दर्द और गुस्से से काँप रही थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी चीख पुकार उसके लिए किसी मनोरंजन से कम न हो। उसके होठों पर एक सर्द मुस्कान थी। वो ठंडी आवाज़ में बोला, क्योंकि मुझे मज़ा आता है तुम्हें तड़पते देखकर, मुझे सुकून मिलता है जब तुम मेरे सामने अपने वजूद की एक एक परत से शर्मिंदगी महसूस करती हो। मुझे लगता है तुमसे गलती हुई, लेकिन यही तो मैं चाहता था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, आपको डर नहीं लगता? आप मुझे अपनी बीवी कहने के लायक भी नहीं है। आपने मेरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। मुझ जैसी औरत को कोई भी इस दुनिया में यूं रुलाने का हकदार नहीं हो सकता। लेकिन मेरे सवाल पति के लिए जैसे हवा थे। तभी अचानक विकास मेरी तरफ झपटा और उसकी आंखों में हवस का सैलाब उमड़ रहा था। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और चिल्लाई, पीछे हटो। मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले करने के लिए नहीं बनी है। मैं तुम्हारे लिए खिलौना नहीं हूँ। दूर रहो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर तुम्हारी गंदगी का हिस्सा नहीं बनूंगी। मेरी चीख गूंजते ही विकास बेशर्मी से हंस पड़ा था। उसने अपने हाथों से मेरे ब्लाउज की डोरियां खींचनी शुरू कर दी। अचानक ही मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरी परवरिश इस तरह हुई थी जैसे घर की सारी उम्मीदें मुझसे ही जुड़ी हों। मेरे माँ बाप को मेरी शादी का बड़ा अरमान था, लेकिन मेरी माँ की ख्वाहिश साधारण नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी थी। उनका सपना था कि मेरी शादी किसी ऊंचे बड़े घराने में हो, जहाँ दौलत की कोई कमी ना हो और मैं पूरी तरह सेटल होकर राजकुमारी जैसी जिंदगी जी सकूं।
दरअसल मेरे पापा एक मिडिल क्लास आदमी थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत मुशक्क़त से ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन मेरी माँ को कभी वो आराम ना दे पाए जिनका ख्वाब वो हर रोज़ देखती थी। पापा सादा जीवन जीने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि दिल की सच्चाई और इंसानियत ही असली दौलत है, लेकिन मेरी माँ को लगता था कि ये सब बातें किताबों की हैं। मेरी माँ के सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। उन्हें दुनिया घूमनी थी, दूसरे देशों में जाना था, बड़े-बड़े होटलों में शान शौकत के साथ खाना खाना था। वो अक्सर पापा से कहती, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, एक औरत की छोटी-छोटी ख्वाहिशें भी तुम पूरी ना कर सके। ना अच्छा घर, गाड़ी, बंगले, कपड़े, मैं सारी ज़िंदगी क्यों तरसती रहूं? अब कम से कम मैं अपनी बेटी को तो वो सब दूंगी जो तुमसे मुझे नहीं मिल सका। पापा अक्सर उन्हें समझाते। उनकी आंखों में थकान और बेबसी झलकती थी। देखो, बड़ा घर होने से कुछ नहीं होता। असली सुख उस इंसान के साथ होता है जो दिल का अच्छा हो। पैसे बहुत कुछ दे सकता है, मगर चैन और मोहब्बत नहीं। लेकिन मेरी माँ हर बार गुस्से से उनकी बात काट देती। तो मुझे ये सबक मत सिखाया करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पैसा ही इंसान की असली पहचान है। बिना पैसे के कोई भी तुम्हें पूछता भी नहीं। मैं अपनी कविता को किसी ऐसे महल में ब्याहूंगी जहाँ उसकी ज़िंदगी रानी जैसी हो। मैं अपनी बेटी को तुम्हारी तरह किसी तंगहाली में नहीं देखना चाहती। उनकी ये बातें मेरे ज़हन पर भी असर डालने लगी थीं। धीरे-धीरे मैं भी सोचने लगी कि मेरी शादी किसी ऐसे आदमी से होनी चाहिए जिसके पास दौलत हो, बंगला हो, गाड़ी हो। मैं भी सपनों में खुद को दुल्हन के जोड़े में बड़े से महलनुमा घर की चौखट पर उतरती देखती थी। पापा फिर भी हर बार मुझे प्यार से कहते, कविता बेटा, इंसान का दिल देखना, पैसा हमेशा नहीं टिकता। लेकिन मेरी माँ को ये सब पुरानी बातें लगती थी। वो हमेशा पापा को ये कहकर खामोश करवा देती, जो कुछ मुझे नहीं दे सके, मैं उसके लिए अपनी बेटी को नहीं तरसाना चाहती। तुमने मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, इसलिए तुम ऐसी बातें करके मेरे दिल को बहलाना चाहते हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि पैसा कितना ज़रूरी है। मैं अपनी कविता की किसी महल में शादी करूँगी और फिर मेरी माँ ने अपनी जान पहचान वाली उन औरतों को जो रिश्ता लगाने का काम करती थी, साफ साफ कह दिया, मेरी बेटी को किसी आम घर में मत भेजना, सिर्फ बड़े घराने का रिश्ता ही लाना। मेरी माँ का लहजा इतना सख्त और यकीनी था कि मुझे भी महसूस होने लगा था जैसे अब मेरी ज़िंदगी का फैसला हो चुका है। मैं उस वक्त जवान थी, हसीन थी और चेहरे पर मासूमियत भी थी। मेरी शक्ल सूरत ऐसी थी कि कोई भी मुझे देखकर दीवाना हो जाएगा। इसी वजह से रिश्तों की लाइन लग गई। हर तरफ से लोग मेरी माँ के पास आते, लेकिन वो हर किसी को ये कहकर ठुकरा देती, मेरी कविता रानी है, उसे किसी कंगाल के घर में नहीं भेजूंगी। पैसे वाले ही लाओ, वरना दरवाज़ा मत खटखटाना। इसी दौरान मीर का रिश्ता आया। मीर के पापा बेहद अमीर थे, बड़े बड़े कारोबार, हवेलियाँ, गाड़ियाँ, सब कुछ उनके पास था। और सबसे बढ़कर मीर उनका इकलौता बेटा था। जब उसकी तस्वीर सामने रखी गई तो सच कहूँ, मेरा दिल भी धड़क उठा था। गोरा रंग, निखरी हुई सूरत और आंखों में एक अजीब सा खिंचाव। मैं तस्वीर देखकर ही खो गई थी और माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। माँ ने तुरंत समझ लिया कि मुझे ये रिश्ता पसंद आ गया है। लेकिन पापा वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने तस्वीर को गौर से देखा और गहरी सांस लेकर कहा, ये लड़का भले ही अमीर हो, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश करता है। अगर कल को इसके माँ बाप को कुछ हो गया तो हमारी बेटी का क्या होगा? दौलत भी संभालने के लिए अक्ल चाहिए, और मुझे इस लड़के में वो अक्ल नहीं दिखती। पापा की बातें सुनकर माँ भड़क उठी। उनकी आंखों में गुस्सा था और जुबान तलवार की तरह चल रही थी। बस करो, तुम हमेशा फालतू की चिंता करते रहते हो। जिसके पास इतनी दौलत और जायदाद हो, उसे भविष्य की क्यों फिक्र होगी? उसके माँ बाप अगर ना भी रहे तो बैंक बैलेंस, हवेलियाँ, दुकानें, कारोबार सब उसका ही तो होगा। और जब लड़के पर जिम्मेदारी आती है तो वो कारोबार भी संभालना सीख ही जाता है। तुम्हारी ये फालतू की दलीलें मुझे मत सुनाओ। पापा ने आखिरी कोशिश की, लेकिन दौलत हमेशा नहीं रहती। अगर लड़के में काबिलियत ही नहीं होगी तो दौलत भी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी जुए पर नहीं लगाना चाहता। माँ ने मेज पर हाथ मारते हुए चीख कर कहा, तुमने अपनी जिंदगी में मुझे कुछ नहीं दिया, हमेशा खाली हाथ रहे और अब मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हो।
मैं अपनी कविता को किसी कंगाल या साधारण से घर में नहीं भेजूंगी। वो मीर के घर जाएगी और उसी के घर जाएगी बस। अब और बहस मत करना। पापा जी जानते थे कि माँ को रोकना नामुमकिन है। वो सालों से इसी ख्वाहिश को तो दिल में पाल कर बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मजबूरी ने उन्हें खामोशी इख्तियार करा ली थी और इसी खामोशी के बीच मेरा और मीर का रिश्ता पक्का हो गया था। जब मीर के घर से शगुन आया तो पूरा मोहल्ला दंग रह गया था। एक से बढ़कर एक कीमती जेवर, गहने, कपड़े, बल्कि असली हीरे मोतियों से सजी चीजें। मेरे घर में पहली बार इतना सब कुछ आया था। यहाँ तक कि मीर के पापा ने साफ कह दिया था, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमारी बहू ही हमारी इज्जत है। माँ की आंखों में उस वक्त जीत का गर्व था, जैसे उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। मीर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए वो खुद अपनी खुशी से सब कुछ करना चाहते थे। मेरी माँ तो फूले न ही समा रही थी। उन्होंने मेरे पिता के साथ साथ खानदान के सब लोगों को जताया कि हमारी कविता के ससुराल वाले तो एक कौड़ी के भी दहेज लेने को राजी नहीं है। हर कोई मेरी किस्मत पर हैरान था, क्योंकि यहाँ तो दहेज के लिए मारामारी चल रही थी। लड़की के पैदा होते ही माँ बाप दहेज के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते थे और उसके बावजूद भी ससुराल वाले खुश नहीं होते थे, जबकि मेरे ससुराल वाले तो बिना दहेज के ही राजी हो गए थे। 2 ही महीने में मेरी शादी की तारीख भी पक्की हुई थी। तो मुझे एक रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया और फिर पता चला कि वो मेरा होने वाला पति मीर है। तो हम दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि जल्दी ही हमारी शादी होने वाली थी। इसलिए मीर ने शर्म हया के सारे पर्दे हटाते हुए मुझसे मेरी बहुत सारी बेपर्दा तस्वीरें मांगी और मैंने भी उस पर एतवार करके अपनी बहुत सी तस्वीरें भेज दी। और फिर ऐसे ही देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। मेरी सारी सहेलियां जो शादी के लिए जमा हुई थी, वो सब धीरे धीरे मेरे कानों में सरगोशियां कर रही थी। शादी की रात के हवाले से ऐसी बातें कर रही थी कि मेरे लिए शर्म से सर उठाना मुश्किल हो गया था। मैंने अपनी सहेलियों से कहा कि ऐसी बातें मत करो। तो मेरी एक सहेली कहने लगी, कल सुबह जब तू वापस आएगी ना, फिर तुझसे पूछेंगे हमने सही कहा था या गलत। मीर भाई तो वैसे भी बड़े हैंडसम है और लंबे चौड़े भी, जबकि तू दुबली पतली सी है। देखना उनके आगे कितनी जल्दी हार जाएगी। वैसे भी मर्द शादी की पहली रात औरत को जल्दी काबू करता है, ताकि वो सारी जिंदगी अपने पति के आगे झुकी रहे। मीर भाई भी तुझे यूं ही काबू में कर लेंगे और ये जो तू शर्म के लाल हो रही है ना, तेरी सारी शर्म निकल जाएगी। सहेलियों की बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा शर्मा गई थी और वो जब खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। और फिर रुखसती का वक्त आया तो मैं अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। पहली बार जब मैं अपनी माँ से जुदा हो रही थी, मेरी माँ ने मुझे ढेरों दुआएं दी और मैं धूमधाम से रुखसत होकर ससुराल पहुंच गई थी। लेकिन वहां से मेरी जिंदगी का वो बदतर वक्त शुरू हुआ था, जब मैं अपने पति की बजाय उसके दोस्त विकास के साथ सुहागरात मनाने पर मजबूर हो गई थी। मेरा पति शादी की रात न सिर्फ अपने दोस्त को कमरे में लेकर आया था, बल्कि उसने अपने दोस्त से कहा भी था कि वो मुझे इस्तेमाल करे और मीर बैठकर ये सारा तमाशा देखेगा। उसका साफ साफ कहना था कि उसे सुहागरात मनाने नहीं, बल्कि देखने में मज़ा आता है और वो सारी रात हम दोनों को एंजॉय करना चाहता है। यहाँ तक कि मैं जिन 2 महीनों से जिस मर्द से बातें कर रही थी, वो भी मीर नहीं था, बल्कि विकास ही था। और फिर जैसे ही उसका दोस्त मेरे करीब आया और मेरे ब्लाउज की डोरियां खोलनी शुरू की, तो अचानक ही मीर ने मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और वीडियो बनाने लगा। मेरे हलक से चीख निकल गई। मैंने एक जोरदार धक्का अपने पति के दोस्त को मारा और वहां से भागते हुए तेजी से कमरे से निकल गई। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मीर और उसका दोस्त मुझे रोक नहीं पाए थे। मैं गिरती पड़ती अपनी सास के कमरे पर पहुंची और जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और मुझे बदहवास देखकर पूछने लगी, कविता क्या हुआ है। मैंने उन्हें रोते हुए सब कुछ बताया तो वो गुस्से से मीर को देखने लगी और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकतें कौन करता है? मीर ने गुस्से में कहा, अम्मा तुम हमारे मामले में मत पड़ो, ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वही करूँगा। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। मीर ने मुझे बाहों से पकड़कर खींचा और विकास के कदमों में फेंक दिया और अपनी माँ से सख्ती से कहा कि अगर वो बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी सास को मदद मांगती नज़रों से देख रही थी, लेकिन वो अपनी इकलौते बेटे के आगे बेबस खड़ी थी, क्योंकि मेरे पति मीर ने पिस्तौल निकालकर अपने सर पर रख ली थी और फिर ऐसी बात कही कि
मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो अपनी माँ से कहने लगा कि मैं नामर्द हूँ। अगर आज की रात इसे अपने दोस्त के हवाले न करूँगा तो ये भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, जैसे मेरी पहली बीवी चली गई थी। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त इसे प्रेग्नेंट कर दे, ये एक बच्चे की माँ बन जाए, ताकि सारी ज़िंदगी यहीं रहे और किसी को पता न चले कि मुझ में क्या कमी है। आपको तो अच्छी तरह मालूम है ना कि मैं किसी औरत के काबिल नहीं हूँ। मेरी सास सर झुका गई थी, जबकि अपने पति की कमजोरी का सुनकर मैं हैरान रह गई थी। और सितम ये था कि मेरी सास को भी इस बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने मुझे अपने नामर्द बेटे के साथ शादी के बंधन में बांध दिया था, ताकि कोई भी उनके बेटे पर शक ना करे। और अब उनका बेटा मीर खुद को मर्द साबित करने के लिए मुझसे बच्चा पैदा करवाने का चाहता था, और वो भी विकास का। मैंने विकास के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मैं शरीफ घराने की लड़की हूँ, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। विकास ने बस एक नज़र मुझ पर डाली, मुझे बाहों से पकड़कर उठाया और फिर खींचकर कमरे में ले गया और कमरे की कुंडी लगा दी। उसने मीर को भी अंदर नहीं आने दिया। मैं बिस्तर पर बैठकर रोने लगी थी। मुझे फरार का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। विकास मेरे करीब आया तो मैंने अपने बाजुओं से अपने वजूद को ढक लिया था, जैसे शर्म से पानी पानी होने लगी थी। ये सोचकर ही मुझे घिन का एहसास हो रहा था कि मैंने अपने पति के दोस्त को पहले ही अपना वजूद दिखा दिया है। मीर का दोस्त विकास मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा दोस्त नामर्द है और वो मुझे तुम्हें प्रेग्नेंट करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरी माँ बहुत बीमार है, बस इसलिए मैंने मीर की बात मान ली। उसने मुझसे बात करने के लिए कहा था और कहने लगा कि जब तुम मेरे होने वाली बीवी से बात करोगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए जज्बात पैदा हो जाएंगे और फिर शादी की रात तुम्हारा रिश्ता और ज़्यादा अच्छा बनेगा और मुझे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे, बस इसलिए मैं तुमसे बात करने लगा। और इन्हीं बातों में मुझे तुमसे सच में मोहब्बत भी हो गई थी। वो चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाऊं और बदले में वो मुझे 20,000 रुपये दे देगा। उसने मुझे बस इतना ही बताया था कि वो सुहागरात मनाने से ज़्यादा देखने में दिलचस्पी रखता है, और मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। मैं खुद भी बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन हालात के आगे मजबूर होकर इस गलत हरकत के लिए राजी हुआ था। और एक सच्चाई ये भी थी कि मुझे खुद तुमसे मोहब्बत हो गई थी, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी मासूमियत से। तुम आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा करने लगी थी, और आज मैंने तुम्हारे उसी भरोसे को तोड़ दिया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। विकास मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांग रहा था और मैं एकदम हैरान रह गई थी कि वो भी मेरी तरह ही मजबूर था। मैंने उससे कहा कि वो मुझे इस तरह इस्तेमाल मत करो, मैं मीर की बीवी हूँ और ये सब गुनाह है। अगर तुम्हें 20,000 रुपयों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। मैंने जल्दी से अपने गले में पड़ी सोने की चेन उतारी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी और विकास के हाथ में रख दी। वो एकदम ही शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि मैं ये नहीं ले सकता। मैंने विकास से कहा कि मैं ये अपनी खुशी से दे रही हूँ, बस तुम मुझे यहाँ से किसी तरह निकाल दो। विकास का इस घर में बहुत आना जाना था, उसे हर रास्ते का पता था, इसलिए वो कमरे के पिछले दरवाजे से मुझे बाहर निकाल कर लाया और फिर उसने मुझे मेरे घर पहुँचा दिया और मुझसे माफ़ी भी मांगी। वो सचमुच मुझसे मोहब्बत करने लगा था, इसलिए मेरे आंसुओं ने उसे तकलीफ पहुँचा दी थी और अपने दोस्त के खिलाफ जाकर उसने मेरी मदद की थी। मैंने अपने माँ बाप को सारा सच बताया और अपने बाप से 20,000 रुपये लेकर उधार के तौर पर उसे दे दिए, क्योंकि वो मेरे सोने की चेन लेने को राजी नहीं था। उसने वादा किया था कि वो बहुत जल्द ही ये पैसे लौटा देगा। मेरे पिताजी तो मेरी बर्बादी पर बहुत दुखी थे कि शादी की रात ही मैं वापस लौट आई थी, जबकि मेरी माँ को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मीर ऐसा भी कुछ कर सकता है। मेरी माँ को अब भी मीर की जायदाद नजर आ रही थी। मेरे बाप ने पहली बार मेरी माँ से सख्ती से कहा, ये सब तुम्हारी हवस की वजह से हुआ है, लालच में आकर तुमने इकलौती बेटी को बर्बाद कर दिया है। अगले ही दिन मेरे पिताजी ने न सिर्फ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, बल्कि तलाक का नोटिस भी भेज दिया था। पहले तो मीर ने तलाक देने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर उसे डर हुआ कि उसके नामर्द होने की बात ना खुल जाए, इसलिए उसने मुझे तलाक दे दी। सारे खानदान में बहुत बदनामी हुई थी। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी।
कोई कसूर न होते हुए भी सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। और फिर जब 2 महीने बाद विकास पैसे वापस लौटाने के लिए आया तो साथ ही उसने मुझसे शादी करने की बात भी रखी थी। उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी, इसीलिए वो पैसे भी लौटा सका था और अब वो अपना घर मेरे साथ बसाना चाहता था। मेरे पिताजी ने विकास की अच्छाई देख ली थी, इसलिए उन्होंने मेरी खुद सादगी से विकास के साथ शादी कर दी। विकास ने भी दहेज की नाम पर तिनका ना लिया था, वो बहुत ही खुददार था। शादी के बाद जब मैं पहली बार उसके साथ सेज पर बैठी तो वो मेरे करीब आया और मेरे ब्लाउज की डोरियों को खोलते हुए कहने लगा, आज तो नहीं चीखोगी। उसकी बात पर मैं शर्मिंदा हुई थी तो उसने मुझे सीने से लगा लिया और फिर माफ़ी मांगते हुए अपनी बेहिसाब मोहब्बत का इजहार करने लगा था और धीरे धीरे मुझ पर हावी होता चला गया था। मैंने भी हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखे लैंप को बंद कर दिया था, क्योंकि आज की रात मेरी और विकास की रात थी। मैंने जिस शख्स से मोहब्बत की थी वो मीर नहीं बल्कि विकास था, क्योंकि मुझे तो उन बातों से मोहब्बत हुई थी जो मेरे साथ फ़ोन पर की जाती थी, और वो बातें करने वाला विकास था। मोहब्बत की बारिश मेरे वजूद पर बरस रही थी और मैं पूरी तरह उस बारिश में भीग रही थी। मुझे यकीन था कि आने वाली सारी ज़िंदगी मैं विकास की मोहब्बत में इसी तरह भीगती रहूँगी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।